गुड मॉर्निंग क्लास। हम हमारा लेसन फर्स्ट पढ़ रहे थे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट ऑफ द वर्ल्ड। हम इसका कुछ पार्ट पढ़ चुके थे, देख लेते हैं। हमने लास्ट हमारा कंप्लीट किया था यहाँ तक, जब हैंस वुल्फ और जिम जो है वो आपस में बैठ के अपनी टीम को देख रहे होते हैं, अपने अपने सोल्जर्स को देख रहे होते हैं और वो हंसते हैं, बात कर रहे हैं कि फुटबॉल मैच की। तभी जिम कहता है कि हम ब्रिटिशर्स तो जो हैं वो क्रिकेट में बेटर हैं, तो हम तो क्रिकेट मैच ही लेना पसंद करेंगे। मैंने यहीं पर एंड कर दिया था, जबकि इसकी 2 लाइन्स जो थी वो बच गई थी। हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। और जिम कॉनी को जो लेटर लिखा है उसमें कहा कि हम लोग मैच की बात कर रहे हैं कि काश वॉर जो है वो मैच पे एक मैच से ही डिसाइड होती, वॉर नहीं लेनी पड़ती, तो कोई भी जो चाइल्ड है वो ऑर्फनेज नहीं होता, कोई लेडी जो है विडो नहीं होती। आपस में बात कर रहे हैं और एक कह रहा है कि फुटबॉल मैच करवाते हैं और एक कहते हैं क्रिकेट मैच करवाते हैं, और वही दोनों बात करते हुए, दोनों हंसते हुए गेम को कंटिन्यू देख रहे हैं। सैड टू से कॉनी फ्रीड्स वॉन 2 goals to 1। लेकिन बहुत दुख की बात है कि उस मैच के दौरान फ्रीड्स जो थे, यानी कि फ्रेंच सोल्जर्स जो थे, वो जीत गए। कितने गोल से? 2 गोल से। और जो टॉमीज थे यानी ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उन्होंने कितने गोल किए? 1 गोल किया। बट एज हैंस वुल्फ generously said, our goal has wider than theirs, so it wasn't quite fair। लेकिन जो हैंस वुल्फ था उसने ये कहा कि जो टॉमीज ने जो गोल किया है वो ज़्यादा अच्छा था, इसलिए जो उन्होंने 1 गोल भी किया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, यानी कि उनको प्रेज़ किया, उनकी तारीफ़ की। द टाइम केम एंड ऑल too soon when the game was finished and snaps and the rum and the swedge had long since run out and we knew it all over। और जल्दी ही, जैसे जैसे, क्योंकि वो लोग पार्टी कर रहे थे, तो जैसे जैसे एक दूसरे से बात कर रहे थे, टाइम ख़त्म हुआ। एक टाइम ऐसा आया जब खाने पीने की सारी चीज़ें जो पार्टी में उन्होंने जो चीज़ें लाए थे खाने पीने की, वो सारी ही चीज़ें ख़त्म हो गई। आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी द फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड ही कुड ऑल गो होम। तो जब जिम और हैंस दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे, तो दोनों ने एक दूसरे के लिए ये विश किया कि वॉर का जो टाइम है, ये हार्ड टाइम है, जो फैमिली से दूर रहने का टाइम है, ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए और जल्दी ही सब लोग अपने अपने घर के लिए जाएं और अपने अपने घर वालों से मिल सके। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स। हैंस वुल्फ सेड, टेक केयर जिम मैहप्सन। अब शायद यही वो चीज़ है जो दोनों तरफ के सोल्जर्स चाहते हैं, यानी कि कभी भी कोई भी कंट्री जब आपस में वॉर, उनके बीच में वॉर हो रही होती, तो कोई भी सोल्जर्स ये नहीं चाहता या कोई कंट्री ये नहीं चाहती वो अगली कंट्री से वॉर करे। ये एक सर्कमस्टेंस कह सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो वॉर हो जाती है, तो सोल्जर्स तो अपने तरफ से पीस ही चाहते हैं, क्योंकि अगर एक भी सोल्जर की उस वॉर में डेथ होती है तो उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली जो है वो पूरे जीवन भर के लिए दुखी होती है। तो दोनों तरफ के सोल्जर से चाहते हैं कि कभी भी वॉर नहीं हो। और हैंस वुल्फ ये कह के टेक केयर जिम कहकर उनसे अलविदा होता, सब दोनों ही अपने अपने जो पार्टीशन से, अपने अपने जो पोर्शन से वहाँ पर चले जाते हैं। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। जिम रिटर्न में क्या कहता है कि मैं इस मोमेंट को और मैं तुमको कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉक अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट। अब जिम क्या कह रहा है कि उसने मुझे सैल्यूट किया और आगे बढ़ गया। अब कितनी बड़ी बात है कि एक अपोजिट राइवल कंट्री का सोल्जर ऑफिसर वो दूसरे राइवल कंट्री के ऑफिसर को सैल्यूट कर रहा है। पहले तो वो लोग बहुत अच्छे से मिले, उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया और एक दूसरे से बहुत कुछ शेयर किया, बहुत कुछ बातें शेयर की, हंसी मजाक किया,
उन्होंने पूरा जो डे था उसको मेमोरेबल डे बना दिया। देन फिर उसको सल्यूट किया और बेमन से, अनविलिंगली मतलब बहुत ही दुखी मन से वहाँ से रवाना हुआ। He turned to wave just once and then became one of the 100 of grey coats men drifting back toward their trench। और जैसे ही वो टर्न हुआ तो ग्रे, मैंने बताया था ग्रे जो ड्रेस होती है वो फ्रेंच की होती है, फ्रांस के सोल्जर्स की होती है, जर्मन सोल्जर्स की होती है। तो जितने भी ग्रे कोट्स थे वो सारे ही टर्न होते हुए दिखाई दिए और जैसे ही हैंस वुल्फ अपना जो ऑफिसर था उनका, वो जैसे ही टर्न होता है उसके सोल्जर्स उसके पीछे पीछे वहाँ से रवाना होते हैं और अपने अपने ट्रेंचेस में अपनी अपनी पोजीशंस लेकर वापस बैठ जाते हैं। दैट नाइट बैक इन आवर ड्राउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कॉरल एंड सिंगिंग अ क्वाइट ब्यूटिफुली। अब जब वो अपने अपने ट्रेंचेस में चले गए तो अब उनको वो जो मोमेंट था वो सभी को याद आ रहा, मतलब अब उनकी आंखों में घूम रहा था। तो वो उसको एंजॉय करने के लिए क्या कर रहे थे, एक सॉन्ग जो क्रिसमस से रिलेटेड सॉन्ग्स होते ना, वो सॉन्ग्स गा रहे थे और उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ से जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे जो वो वहाँ से वापस से उसको कॉरस देकर, यानी कि उनके साथ उस गाने को गाकर उसको एंजॉय कर रहे थे। It was light night, a silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watch। और जब दोनों तरफ के सैनिक, दोनों तरफ की जो बॉर्डर के बीच में होती है और एक इधर होते हैं और एक इधर होते हैं, तो दोनों तरफ के सोल्जर्स जब कॉरस में एक गाना गा रहे हैं तो बहुत लाउड वॉइस में गा रहे हैं, तो वहाँ पर जो शेफर्ड थे, जो चरवाहे, शेफर्ड किसको कहते हैं, जो अपने गाय भैंस बकरियां जो चराने आते हैं वो शेफर्ड्स होते हैं। तो शेफर्ड जो वहाँ दूर दूर तक चराने आए थे अपने कैटल्स को लेकर, वो भी सुनने लग गए और वो भी ताज्जुब करने लग गए कि आज दोनों राइवल्स ऑफ जो सोल्जर्स हैं वो दोनों कैसे ही एक कोरस में उस प्रेजफुल सॉन्ग को गा रहे हैं। We exchanged chorals for a while and then we all fell silent। और सभी लोग थोड़ी देर गाते रहे और उसके बाद वहाँ पर साइलेंस फिर से फैल गया। We had our time and peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। अब वो जिम क्या कह रहा है अपनी वाइफ को, कॉनी को, कि ये टाइम मेरे लिए खजाने की तरह था, एक ट्रेजर की तरह था, जिसको मैं जीवन भर, यानी जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं उसको अपने अंदर संभाल के रखना चाहूँगा। क्योंकि ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि दो राइवल आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो आपस में मिलकर इस तरह का कोई इंजॉयमेंट किसी पर्टिकुलर डे पर करते हैं। Dearest Connie, my Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory। अगले साल वो कह रहा है कि डियरेस्ट कॉनी, अगले साल जब क्रिसमस आएगा तो ये वॉर ख़त्म हो चुकी होगी, मे बी ये वॉर ख़त्म हो चुकी होगी, लेकिन ये जो टेरिबल टाइम था, यानी वॉर का जो टाइम होता है कभी प्लीजेंट टाइम नहीं कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ सोल्जर्स उनके भी मरते हैं और कुछ सोल्जर्स इधर के भी मरते हैं। तो ये टेरिबल जो टाइम है ये हमेशा ही याद रहेगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। आज वो कह रहा है कि मुझे पता है कि एक आर्मी ऑफिसर, जब आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, आर्मी ऑफिसर होते हैं, तो उनको वॉर वाला टाइम कितना हार्ड लगता है, कितना मुश्किल होता है। तो मैं जानता हूँ कि ये टाइम दोनों तरफ के लिए, दोनों तरफ के सोल्जर्स के लिए हार्ड टाइम है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। और वो अपनी कॉनी वाइफ को कह रहा है कि डियरेस्ट कॉनी, हम बहुत जल्दी मिलेंगे और हम बहुत जल्दी अच्छे दिन साथ में गुजारेंगे। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। तो यहाँ पर जिम एक जो लेटर लिख रहा था वो उसने कंप्लीट किया, और जो ये लेटर कौन पढ़ रहा था, ये लेटर राइटर पढ़ रहा था, और उसने इस लेटर को पूरा कंप्लीटली पढ़कर ये पूरी जो फीलिंग्स थी जिम की और कॉनी की, कि किस तरह से वो एक दूसरे से शेयर कर रहे थे, वो पूरा हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट रेस्ट ऑफ लेसन में क्या होगा ये हम
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले की क्लास में विशेषण प्रकरण में गुणवाचक विशेषण के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमें दिया गया था कि गुण आकार का वर्णन ही था। तो गुण के बारे में विशेषण क्या है, विशेषण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, विशेषण का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त किया जाता है, इन सब के बारे में अपन ने देख लिया था। आज अपन उसके आगे के भेदों के बारे में अध्ययन करें। तो गुणवाचक विशेषण के बाद हमारे संख्यावाचक विशेषण आते हैं। संख्यावाचक शब्द से ही पता लगता है कि विशेषण कैसा होगा, संख्या से संबंधित होगा। अब संख्या से संबंधित होगा तो उसमें संख्या निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित भी हो सकती है, दोनों प्रकार की संज्ञाएं हो सकती हैं। तो संख्यावाचक विशेषण में वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या का भी बोध कराएं। क्रम का संख्या 1 2 3 4, ठीक है, फिर क्रम का पहला दूसरा तीसरा क्रम में, फिर गणना गिनती में, इस प्रकार का भी बोध कराते हैं, वे भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि शब्द जो भी होगा, जो वाक्य बनेगा वह निश्चित होगा, एक दूसरा तीनों चौगुना आदि। जैसे एक महिला तीनों चोर, ठीक है, तो एक महिला के साथ वाक्य निर्माण करें, फिर तीनों चोर, है ना। कल रात्रि के समय तीनों चोर चोरी करके भाग निकले, तो वहां तीनों जो शब्द हैं, चोर की विशेषता, ऐसा नहीं दिया गया है कि चोर तीन ही थे, ऐसा नहीं तक 4 थे 5 थे, वहां 3 जो शब्द हैं वहां पर हमारा निश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। दूसरा देखें तो अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में कई आता है, कुछ, बहुत, सब, कई बालक, सब लोग, कुछ, है ना। कई बालक मैदान में दौड़ रहे थे, यहाँ पर कई बालक आ गया। सब लोग तीर्थों की यात्रा करते हैं, है ना, सब जाते हैं तीर्थों पे, तीर्थों की यात्रा करते हैं। कुछ छात्र पढ़ने में होशियार हैं, बाकी कुछ मध्यम भी है, कुछ अधम भी है। तो यहाँ पर कक्षा में 10 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। निश्चित संख्यावाचक का एक उदाहरण लिखा है कि कक्षा में 10 विद्यार्थी, आज जो कक्षा में है उपस्थिति दर्ज की गई, जिसमें से 10 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो विद्यार्थी जो संज्ञा है उसमें संख्या का बोध हो रहा है क्या, 10। तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक होगा। और कुछ लोग मैदान में टहल रहे थे, है ना, तो कुछ लोग मैदान में टहल रहे थे, तो जो लोग हैं कितने, कुछ लोग, जिनकी गिनती करना असंभव है, इसलिए वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक आएगा। आगे बढ़े। तो तीसरा हमारा है परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ है मापतोल, किसी भी वस्तु की मापतोल, या तो मापतोल में केजी किलोग्राम या फिर लीटर में, 2 प्रकार की मात्राएं हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ऐसे नहीं कहते 2 किलो दूध नहीं कहते, 2 लीटर दूध कहते हैं, है ना, 2 लीटर शक्कर नहीं कहते, 2 किलो शक्कर कहते हैं। तो कुछ पदार्थों की मात्रा या मापतोल से संबंधित जिस विशेषण में अध्ययन किया जाता है वह विशेषण परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो वे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल, माप का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। पहला निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, 2 लीटर, 4 किलो, 2 मीटर आदि। जैसे 2 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा, 4 किलो गुड़। तो विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं वहां पर परिमाणवाचक शब्द का प्रयोग होगा। इसमें निश्चित है कि 2 मीटर ही कपड़ा, निश्चित है कि 2 लीटर ही दूध। ऐसा नहीं है कि हम दुकानदार के पास जाएं, 2 किलो शक्कर चाहिए तो वह हमें 5 किलो नहीं देता, क्योंकि हमने जितना कहा है उतना ही हमें देगा। तो वहां निश्चित परिमाणवाचक आएगा। और निश्चित परिमाणवाचक में देखें थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा। तो जैसे थोड़ा पानी, कम शक्कर, है ना, ज्यादा दूध। तो इस प्रकार के, है ना, जैसे घड़े में थोड़ा पानी है,
तो वहाँ थोड़ा पानी, इसका मतलब उसका हम माप तोल नहीं बता सकते कि 1 लीटर है, 2 लीटर है, 1 गिलास है, 2 गिलास है, ऐसा नहीं बता सकते। तो वहाँ पर हमने शब्द बता दिया। जैसे कहीं किसी ने कहा कि चाय बना दो, माँ ने कहा चाय बना दो, तो हम क्या कहेंगे कि गिलास में थोड़ा दूध है ना। इस प्रकार कम शक्कर, ज़्यादा दूध, तो ये सब जो है वो मात्रा है, लेकिन उसका मापतोल संभव नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे। हमारा चौथा है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण संकेत करते हैं, वो हमारे सार्वनामिक विशेषण के, है ना, विशेषण के अंतर्गत आते हैं। वे विशेषण जो वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण का कार्य करते हैं। संकेतवाचक ऐसे शब्द जो सर्वनाम शब्द होकर वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो वे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण जो होते हैं मूल रूप में सर्वनाम होते हैं, इसलिए उन्हें संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, है ना। कौन विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, है ना, तो वहाँ कौन जो शब्द हैं वह हमारा सब किस में आएगा? संकेतवाचक। जैसे उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं, तो उस और कोई, ये दो जो शब्द हैं, है ना, ये शब्द और कोई शब्द, ये जो दो शब्द हैं वो पुस्तक और सज्जन की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं और संकेत कर रहे हैं, कोई सज्जन और उस पुस्तक। तो जहाँ पर कोई संकेत किया जाए वह संकेतवाचक विशेषण होता है। इसके बाद व्यक्तिवाचक विशेषण, अंत का 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण है, जिसमें व्यक्तिवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हो। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे बीकानेरी नमकीन। जैसे बीकानेर हमारा जो शब्द है वह मूल रूप में क्या है? संज्ञा है, ठीक है। जयपुर हमारा जो शब्द है वह मूल रूप में क्या है? संज्ञा है। आगरा हमारा जो शब्द है वह क्या है? मूल रूप में संज्ञा है। तो जो भी मूल रूप में संज्ञा होते हैं और उनका व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पर प्रयोग किया जाता है और व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जिसमें यहाँ जो बीकानेरी नमकीन, जोधपुरी कोट है ना, बनारसी साड़ी है, जयपुरी रजाई है, तो ये जो 4 शब्द हैं, जो बनारस, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर, ये जो मूल रूप में चारों शब्द क्या हैं? संज्ञा है, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया गया है और वो व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में कहे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। यहाँ बीकानेर, जोधपुर, बनारस, जयपुर शब्द अपने आप में संज्ञा शब्द हैं और संज्ञा शब्द है, लेकिन ये ही शब्द अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता दो। इसमें मूल बात क्या है? एक संज्ञा शब्द किसी दूसरी संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करता है तो व्यक्तिवाचक या व्यक्तिबोधक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो संज्ञा अन्य शब्द हमारे यहाँ देखा, साड़ी जो संज्ञा शब्द है, बनारस संज्ञा शब्द था, तो यहाँ संज्ञा शब्द जो साड़ी की विशेषता प्रकट करने के लिए, एक मूल रूप में विशेष बताने के लिए बनारस फेमस है, ठीक है। तो बनारस का जयपुर के लिए जयपुर, इस प्रकार बीकानेर, जोधपुर, ये मूल रूप में संज्ञा ही थे, लेकिन इन संज्ञा शब्दों का व्यक्तिवाचक विशेषण के तौर पर प्रयोग हुआ, क्योंकि ये एक संज्ञा होकर के किसी दूसरी संज्ञा की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करेंगे। तो आगे हम देखें तो अगर इसके बाद भी विशेषण की 5 भेदों के बाद भी अगर देखें तो विशेषण की अवस्था है ना, विशेषण की अवस्थाएं आएगी, कितनी अवस्थाएं हैं। इसके बाद प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण है, इसका उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण क्या है, इसके अवस्थाओं को कैसे बताया जाता है, कौन से वाक्य में, तो अवस्थाएं जो होगी उसके प्रविशेषण क्या होगा, इनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। जो भी होगा उसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।
हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था और कुछ फॉर्मूले भी लिखवाए थे। तो उसमें आपके दो फॉर्मूले और रह गए थे उसमें, जिसमें जैसे कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड करना हो तो उसमें आपको एक तो हाफ ईयरली से अगर कोई इंटरेस्ट जैसे कोई भी बैंक, ये जो ऑफिसेज होते हैं, अगर ये इंटरेस्ट हाफ ईयरली और क्वार्टरली मंथ से अगर ये कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट की, तो इस टाइप से उसमें रेट और टाइम क्या हो जाएगा, तो ये बताना है। फॉर्मूला वही रहेगा, बस इसमें क्या हो जाएगी, रेट और टाइम जो दोनों होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखना CI में देखना हम एक बार उसके जो मैंने आपको लिखवाए थे फॉर्मूले, उसमें आगे कंटिन्यू कर देना कि when interest is calculated on CI, मतलब इंटरेस्ट का मीन्स यहाँ पर CI से, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर ओनली फॉर CI में यूज़ होगा। SI में तो आपको डायरेक्ट बताया था मैंने और कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। तो व्हेन CI इज़ कैलकुलेट ऑन हाफ ईयरली बेस, अगर हाफ ईयरली से कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देन आपको क्या करना है, वहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला तो वही मैंने आपको बताया था, जॉइंट वाला। कौन सा बताया था कि जब कि हम एक साल अगर हम फाइंड करते हैं CI, तो मैंने अमाउंट का फॉर्मूला बताया था ना आपको, P1 + R/100/n, ये वाला बताया था। फॉर्मूला वही यूज़ करना है, पर उससे पहले अगर हाफ ईयरली, क्वेश्चन में आपके क्लियर दे रखा होगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन हाफ ईयरली बेस, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, तो पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, रेट को, जो भी रेट दे रखी होगी उसको आपको क्या करना है, हाफ कर देना है। रेट विल बी हाफ, क्या करनी है आपको, वहाँ पर रेट को हाफ कर देना, मतलब जो भी रेट दे रहे हो, जैसे आपको यहाँ पर 10% दे रखी हो तो आप वहाँ पर आपको क्या करना है, 5% करना है। वो भी किस कंडीशन में, जब हाफ ईयरली कैलकुलेशन हो। क्वेश्चन में दे रखा होगा, अगर ईयरली दे रखा होगा तो ईयरली के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। अब इसमें देखो, रेट विल बी हाफ, हाफ का मीन्स किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, ये तो पता है आपको। एंड टाइम विल बी डबल का मीन्स क्या हो जाएगा, वही जो भी टाइम होगा उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। यहाँ पर ऐसे लिख दो कि ट्वाइस, इसे मीन्स क्या हो जाएगा, टाइम विल बी मल्टीप्लाई बाय 2, मीन्स क्या होगा, 2 से आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करोगे। इसे 5 ईयर दे रखा है तो उसको 10 कर दोगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा और रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर, ये हो गया आपके। अब नेक्स्ट है आपके, ये तो नेक्स्ट ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ पर आ गया, व्हेन CI इज कैलकुलेट ऑन क्वार्टरली बेस। अब क्वार्टरली बेस का मीन्स क्या होता है कि 3 टाइम, क्या होता है, 3 टाइम। इस क्वार्टरली बेस मीन्स जैसे 1 ईयर इक्वल्स टू कितने होते हैं, 12 मंथ, ठीक है। तो क्वार्टरली मंथ मीन्स क्या होता है, क्वार्टरली, जैसे अब क्वार्टरली एग्जाम होते हैं तो हम वो क्या होते हैं, 3 मंथ में होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मंथ में इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्वार्टरली बेस, देन रेट विल बी 4 टाइम। इसमें क्या हो जाएगा, रेट विल बी, इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 4, मतलब जो भी रेट होगी उसको डिवाइड क्या करना है, डिवाइड बाय 4, मतलब 4 से उसको डिवाइड कर देना। जो भी जैसे 12% दे रखा हो उसको अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 3% आ जाएगी। तो इस टाइप से उसको डिवाइड करना है। और जो टाइम होगा, एंड टाइम विल बी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे टाइम क्या हो जाएगा, जो भी टाइम दे रखा होगा उसको क्या करना है, 4 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो वो आंसर आपके
अब उसमें क्या ये हो जाएगा चेंज, उसके बाद क्या करोगे, ये टाइम और दोनों चेंज हो जाएंगे, उसके बाद आपको वही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप वो सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन में करवाऊंगी एक्सरसाइज में, तो देखना जैसे बस यही फॉर्मूले हैं आपके, जैसे इंटरेस्ट में ये, और ईयरली का तो मैंने आपको कल ही लिखवा दिया कि ईयरली में तो कुछ नहीं, जो फॉर्मूला है वही रहेगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ डेट, जैसे एनुअली आएगा या फिर ईयरली आएगा, कुछ भी आएगा तो वो देख लेना, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली पर होगा तब क्या होगा, मल्टीप्लाई, आप जैसे टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और जब क्वार्टरली बेस पे होगा वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं, ये हाफ ईयरली वाला आएगा या फिर ईयरली वाला आएगा, ठीक है। पर ये भी आप एक बार देख लो, बाई चांस कभी MCQ में पूछ ले तो इसमें क्वार्टरली में आपको क्या करना है, जैसे रेट होगी वो क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय 4, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगी, और जो टाइम होगा वो 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर। तो इस टाइप से ये आपके फॉर्मूले हैं, इसको लर्न करना है। अब नेक्स्ट है आपके एक्सरसाइज। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसमें ये देखना, अब जैसे ये कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये और भी एप्लीकेशंस में यूज़ आता है, जैसे इसका फॉर्मूला है वो और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कभी पॉपुलेशन के बारे में पूछ लें कि इस ईयर की पॉपुलेशन इतनी है, तो 2 ईयर्स के बाद इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, इतने % से कितनी हो जाएगी, तो उसमें भी आपको ये अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। एक तो पॉपुलेशन के लिए भी यूज़ होता है, एक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एट द रेट ऑफ ग्रोथ, जैसे बैक्टीरिया की आपको रेट दे रहे इतने % से बैक्टीरिया इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो 2 ईयर के बाद कितने इंक्रीज़ हो गए, तो इस टाइप से भी अगर क्वेश्चन आया तो उसमें भी आपको CI वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे किसी प्राइस के आपका अगर आपको वैल्यू दे रखी हो, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ % दे रखा हो, तो उसमें भी आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला यूज़ करना है। बस ये ध्यान रखना है कि जैसे इंक्रीज़ आया तो उसमें तो प्लस का फॉर्मूला लगे, और जैसे डिक्रीज़ आ गया तो डिक्रीज़ में आपको क्या करना है, जैसे 1+R है ना, जैसे 1+R/100, और जैसे डिक्रीज़ आ गया तो वहाँ पर आपके प्लस के प्लेस पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, क्लियर। तो इस टाइप से अगर एक क्वेश्चन में पॉपुलेशन वाले इस टाइप के क्वेश्चन भी आए तो इसमें भी आप CI वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये हैं आपके, चलो एक्सरसाइज करते हैं हम 8.3 में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखना, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। अब इसमें देखना अमाउंट भी पूछा है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है, दोनों फाइंड करने हैं। तो पहले हम अमाउंट फाइंड कर लेंगे, अमाउंट से फिर हम क्या फाइंड कर देंगे, CI का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि A - P करना है आपको। तो लेट स्टार्ट नाउ। यस अब इसमें सबसे फर्स्ट आपको जो गिवन डेट में दे रखा है वो पहले आप लिख दो। जैसे फर्स्ट हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देखना है। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है 10,800, ठीक है। यहाँ पर आपको रेट दे रखा है, ये सब आपको पहले शो करना है कि क्या क्या दे रखा है। रेट आपको यहाँ पर दे रखी है 12.5%, तो इसको हम ये मिक्स में दे रखी है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25.2, और 25.2 को अगर आप डिवाइड करते हो तो 12.5 आ जाएगा। क्लियर, इस टाइप से आप इसको डेसिमल में भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके टाइम दे रखा है 3 इयर्स, ठीक है। प्रिंसिपल भी है, रेट भी है और हमारे पास टाइम भी है, तो हम CI हम फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला CI फाइंड करना है, ठीक है, और अमाउंट भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले हम अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अब इसमें देखना, जिसे हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला भी यूज़ करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। इसमें वो मेथड भी, वो अल्टरनेट मेथड है, ठीक है। तो इसमें अगर हमें एक साल फाइंड करना है, इसमें हमें 3 ईयर का एक साल फाइंड करना है, तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करना है, P1 + R/100 अब इसका वैल्यू पुट ऑन करो। P मीन्स प्रिंसिपल है तो 10,800 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 12.5/100 और S/N मीन्स 3 आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा 10,800
और यहाँ पर ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर दो। क्या अब इस यहाँ पर देखो, इसे 1 + 12.5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर डिनोमीटर में 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 100 कर दो। ये स्टेप में लिखवा रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखवाऊंगी, देखना 100। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 को 100 से डिवाइड करेंगे, 1 से 100 को डिवाइड करेंगे 100 टाइम, 100 को 1 से मल्टीप्लाई का 100 प्लस 100 को 100 से डिवाइड किया 1, और 1 को अगर आप मल्टीप्लाई कर 1 को 12.5 से मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज़ ही आएगा, और रेस टू 3 एज इट इज़। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 10,800 ब्रैकेट में अब 100 और 12.5 का अगर प्लस करते हो तो 112 आ जाएगा अपॉन 100 और रेस टू 3। ठीक है, अब इसमें देखना, जैसे ये है आपके 10,800, अब यहाँ पर पावर है, जैसे आपने 7th में पढ़ा होगा और अभी 8th में भी है आपके, तो इसमें क्या है, जैसे पावर है, अब जैसे किसी भी डिजिट के अगर किसी भी बेस की अगर पावर दे रहे, इसका मीन्स क्या होगा कि उसको हमें कितने टाइम लिखना है, 3 टाइम लिखना है। ये तो आपको पता ही है कि उस नंबर को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसी नंबर को, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जैसे 10,800 इंटू, अब जैसे यहाँ ब्रैकेट और यहाँ ब्रैकेट जैसे मैं ओपन करूँगी तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या करेंगे 112.5 इंटू 112.5 इंटू 112.5। ठीक है, इसमें 3 टाइम, अब यहाँ पर 3 टाइम देगा तो यहाँ पर 3 टाइम लिखना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे पॉइंट रिमूव करके ये सॉल्यूशन करना है, तो ये आपको अब यहाँ पर क्या करोगे आप, सबसे फर्स्ट तो 0 से 20 कर दो, और यहाँ पर इन सब के पॉइंट रिमूव कर दो, तो यहाँ पर 10 10 10। ठीक है, तीनों में लगा दो। अब यहाँ पर देखना ये सब 0 बचे, अब यहाँ पर देखो जो कट रहा हो काट देना, नहीं तो क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, आपके अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अमाउंट। तो ये वाला आगे की स्टेप आपको करनी, समझ में आया, और इसमें ऐसा ही मेथड है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने खाली इंट्रोडक्शन देखा था कि सेल के बारे में क्या होता है, सेल माइक्रोस्कोपिक भी होती है, कुछ ऑर्गेनिज्म 1 सेल से बने होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मैनी और मोर सेल, जिनको हम मल्टी सेलुलर नोन बोलते हैं, मल्टी सेलुलर कॉल करते हैं। तो वो चीज़ देखने के बाद अब देखते हैं हम, यहाँ पे मैंने ये भी एग्जाम्पल दे दिया था कि रॉबर्ट जो थे, रॉबर्ट हुक, उन्होंने फर्स्टली डिस्कवर किया था सेल के बारे में। सबसे पहले अगर सेल का किसी को पता चला तो वो रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने जो सेल की डिस्कवरी की थी वो डेड सेल थी, वो प्लांट की कॉर्क सेल थी, जो प्लांट की बार्क होती है वो थी। बाद में जैसे जैसे साइंटिस्ट आए, बाद में बहुत सालों तक यानी 150 ईयर्स तक तो यही रहा, 150 ईयर्स तक तो यही था कि सेल जो स्टडी की थी रॉबर्ट हुक ने, सेल का स्ट्रक्चर वैसा ही था, जैसे एक वॉल को ब्रिक से बनाते हैं उस तरह से हमारे अंदर भी क्या होते हैं, सेल के ब्लॉक बने होते हैं, यानी छोटी छोटी सेल आपस में जुड़कर आपस में एक दूसरे से जॉइन टुगेदर होकर एक नया जो पूरा ऑर्गेनिल्स बनाती है, ऑर्गन्स बनाती है, इस तरह से था। 150 ईयर्स के बाद, बहुत टाइम बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने लिविंग सेल की स्टडी की और उसके बाद प्रूव हुआ कि और सेल का बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ और दूसरा माइक्रोस्कोप बनाया गया। उन्होंने जो बनाया था रॉबर्ट हुक ने, वो क्रूड माइक्रोस्कोप था, और लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड, उसके बाद इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बनने लगे, तो और ज़्यादा सेल के बारे में जो भी है जानने जो नॉलेज था वो हमारा बढ़ गया। उसके बाद आज देखते हैं हम द सेल, सेल क्या होती है। सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म मेनली कंपेयर्ड टू ब्रिक इन अ बिल्डिंग, जैसे मैंने बताया, कल ही बता दिया था कि सेल को समझने के लिए उन्होंने उसको कंपेयर किया है कि सेल जो होती है वो ब्रिक की तरह होती है, जैसे एक बिल्डिंग में ब्रिक्स होता है, इस तरह से ब्रिक्स का अरेंजमेंट होता है, सेम आपको उसी तरह से दिख रहा है। आप अगर कंपेयर करो तो आपको कुछ इसमें ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देगा। सेल्स आर असेंबल टू मेक एन ऑर्गेनिज्म, सेल्स इस तरह से असेंबल होती है, अरेंज होती है, जिससे एक ऑर्गेनिज्म बनता है। हाउएवर ब्रिक्स एंड सेल डिफर इन वन रेस्पेक्ट, ब्रिक्स आर नॉन लिविंग एंड सेल्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर। ये तो ब्रिक्स क्या है, नॉन लिविंग ही है, बट ये क्या है, लिविंग स्टेट है। We can construct building of different design, shape and size form from similar bricks. Similarly, millions of organisms of different design, shape and size exist in living world, though all are made up of cell. इस तरह से सारे सेल के बने होते हैं। ये बोल रहा है कि जो
अलग अलग दीवारें जो बनती है, वॉल्स बनती है, कुछ पिलर बनाए जाते हैं, कॉलम बनाए जाते हैं, आपने देखे होंगे, सब कुछ अलग अलग साइज़ का उनको शेप देते हैं, साइज़ बनाते हैं उनका। तो वो किस पे के बेस पे बनाते हैं? ब्रिक्स के लेवल पे बनाते हैं। इसी तरह से हमारे लिविंग वर्ल्ड में भी हर एक सेल का अलग शेप हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग टू उसके वर्क, उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे हमने लोअर क्लासेस में मैंने आपको बताया था, जाइलम और फ्लोएम 2 टिश्यूज़ होते हैं। सेल्स है, वो एक्चुअल में सेल्स आपस में जुड़कर टिश्यू बनाती है। तो टिश्यूज़ जो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफर होता है, क्योंकि दोनों का काम भी डिफर है। दोनों का फंक्शन क्या है? एक फ्लोएम है जो फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जाइलम है तो वो वाटर को कंडक्शन करवा रहा है। तो दोनों का स्ट्रक्चर भी दोनों का थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। उसी तरह से बोल रहा है कि लिविंग वर्ल्ड जो हमारा एग्जिस्ट करता है पूरा, वो भी सेल पे डिपेंड है, और हर एक सेल का जो है वो शेप थोड़ा सा अलग होता है। कोई फ्लैट सेल होती है, कोई पॉलीगोनल शेप होता है, तो हर सेल का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे हम उसी की स्टडी करने जा रहे हैं। सेल नंबर, साइज एंड शेप। सबसे पहले सेल का नंबर पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे और शेप पढ़ेंगे, जो कि हर सेल में, हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का होता है। एज मैंशनड अबव, देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। These differ in the number, shape and sizes of cell. Let's study some example. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम कि किस तरह से सेल का नंबर, साइज और शेप हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का हो सकता है। यहाँ पे जैसे दे रखा है आपको, एक अमीबा का डायग्राम दिया है, एक पैरामीशियम दिया है और एक क्लेमाइडोमोनास दिया है। आपको इन तीनों के नाम पता होंगे, आपने कभी ना कभी इन चीज़ों की स्टडी की होगी। जैसे यहाँ दे रखा है सेल नंबर। सबसे पहले हमको किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? सेल का नंबर। द लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक सेल से भी बना होता है और मेड अप ऑफ मेनी मोर सेल। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे क्लेमाइडोमोनास, अमीबा और पैरामीशियम जो कि 1 सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल से बने होते हैं। द सिंगल सेल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर। पता है ये चीज़ हमको कि जो एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और जो मैनी मोर सेल से बना होगा उसे मल्टी। जैसे यहाँ दे रखा है, अब है यहाँ पे अमीबा का डायग्राम दिया है जिसका कोई डिफाइनेट फिक्स शेप नहीं होता, हमेशा शेप भी बदलता रहता है। इसको आज यहाँ पे फूड दिखा, आज यहाँ पे बैक्टीरियल सेल दिखी तो ये यहाँ स्यूडोपोड बनाने लग गया। अगर यहाँ दिखेगा तो ये यहाँ स्यूडोपोड बना देगा। स्यूडोपोड मीन्स फॉल्स फूड। देन नेक्स्ट है पैरामीशियम। पैरामीशियम किस तरह से होता है? फिर है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास जो एल्गी है, ग्रीन कलर की एल्गी होती है ये। ठीक है, शैवाल होता है ये। इसकी ग्रीन जो 2 दिख रही है आपको, ये दोनों क्या है? इसकी फ्लैजीला। और ये जो बीच में है इसका क्या है? क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गया। ईच ऑफ दिस एन इंडिविजुअल, द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑल अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स होती है और हर एक सेल का पर्टिकुलर वर्क होता है। तो वो एक सिंगल सेल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना हुआ है, दैट मीन्स अमीबा और पैरामीशियम, अगर ये सिंगल सेल से बने हैं तो इनकी लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ जो है वो सिंगल सेल से ही कंप्लीट होगी। यानी एक सेल से बना है तो वो उसी सेल से फूड को अंदर लेगा, उसी सेल को से फूड को डाइजेस्ट करेगा और उसी सेल से फूड मटेरियल में से वेस्ट मटेरियल को इजेस्ट आउट करेगा, यानी बॉडी से बाहर निकालेगा। तो एक सेल भी अगर बॉडी में है तो वो ही सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगी। दिस सेल्स आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म भी पूरी तरह से सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, मतलब किस तरह से सेल में काम का डिवीजन होता है। जैसे हमारे अंदर तो क्या होता है, पर्टिकुलर हर एक काम को करने के लिए सिस्टम बने हुए हैं। ब्रीथ करने के लिए ब्रीदिंग सिस्टम बना हुआ है जिसपे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। फूड खाते हो तो उसको पचाने के लिए, उसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एक सिस्टम बना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्स्ट्रा टॉक्सिक मटेरियल या वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना है, सच एज यूरिया, तो उसके लिए किडनी और यूरिनरी सिस्टम बना हुआ है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो उस तरह से हमारी बॉडी तो मल्टी सेल्यूलर है, तो वो अलग अलग सिस्टम से अलग अलग काम करती है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हैं वो एक सेल ही सारी एक्टिविटी को कर देती है, तो वो ताज्जुब की बात है। द
द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से बने होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं, मैंने बता दिया। लार्ज प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, द नंबर ऑफ इनफैक्ट रन्स इनटू बिलियंस ऑफ सेल। लार्ज प्लांट और एनिमल जो कि बहुत सारी सेल से बने होते हैं, बिलियंस लिखा है यहाँ पे। उसके बाद है दिस सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ये सारी सेल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा टाइप की होती है। डू यू नो दैट अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ एटलीस्ट 2000 मिलियन सेल्स। यहाँ पे कितना दे रखा है, एटलीस्ट 2000 को वापस इसने डिस्क्राइब किया है, इतने टाइप की सेल। यहाँ पे कितनी दे रखी है, 2000 मिलियन। यही है जो इंटरनेशनल सिस्टम है, आप इसी को फॉलो करो। आप अगर लिखते भी हो अंडरलाइन करके तो आप यही लाइन लिखना कि एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके अंदर भी कितनी सेल होती है, एटलीस्ट कम से कम 2000 मिलियन सेल होती है। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ मैंगो ट्री और एन एनिमल लाइक द लायन। आप किसी मैंगो ट्री, जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिनका हो जाता है, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो आप किसी मैंगो ट्री और किसी लायन को आप काउंट करो कि उसके अंदर कितनी सेल बनी हुई है, पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर काउंट करने जाते भी है साइंटिस्ट तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से काउंट किया होगा, ऐसे कोई एक एक सेल अलग करके नहीं देखी होगी। तो उन्होंने एक डिजिट निकाला है, द नंबर ऑफ सेल इन दिस ऑर्गेनिज्म रन इनटू बिलियंस। बिलियंस के आसपास बहुत ज़्यादा, यानी 1 बिलियन में कितनी होती है, 1000 मिलियन। ये तो आपको पता ही है, मैथ्स में आप पढ़ते हो इंटरनेशनल सिस्टम। हाउएवर लाइफ इवन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम अ सिंगल सेल। लिविंग क्या बोल रहा है यहाँ पर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी जो होता है, मतलब ये कि मैं आपको बताती हूँ इस लाइन का मीनिंग क्या है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से बना है, अमीबा, और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप और हम, ह्यूमन बीइंग या एनिमल में ले लो, आप लॉयन ले लो, मैंगो ट्री ले लो। तो ये ऑर्गेनिज्म सारे बहुत सारी सेल से बने हुए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर अमीबा भी पहले बना होगा या हम भी पहले बने होंगे तो हमारे लिए भी सबसे पहले एक सेल ही बनी होगी। पता है आपको, जैसे फ्लावर का रिप्रोडक्शन आप पढ़ चुके हो, ह्यूमन का अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन फ्लावर की तरह ही ह्यूमन का होता है, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर एक जाइगोट बनता है। पता है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। कि हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर की स्टडी की थी तब बताएगा, 6-7 स्टैंडर्ड में हमने फ्लावर पढ़ा था। तो जाइगोट जो सबसे पहले बनता है ओवरी के अंदर फ्लावर में, वो भी एक सेल होता है। तो एक मैंगो ट्री अगर बना है तो उसके लिए वो मल्टी सेलुलर है मैंगो ट्री अभी, लेकिन वो जब बना, सबसे पहले जब बना तो अब वो भी किस तरह से था, एक सेल से बना हुआ था। यानी सबसे पहले लाइफ की बिगनिंग अगर शुरू होती है तो वो एक सेल से होती है। फिर एक सेल में डिवीजन होता है, अगर एक सेल है उसमें डिवीजन हुआ तो यहाँ पर 2 सेल बन जाएगी, 2 में डिवीजन होगा 4 होगी, 8 होगी, ऐसे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म एक सेल से मल्टी सेलुलर हो जाता है। तो यहाँ पे यही लिखा है, लाइफ इवन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ भी बिगिंस, शुरू कहाँ से होती है, एक सेल से। तो आप ये लाइन अंडरलाइन करो, हाउएवर लाइफ इवन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम अ सिंगल सेल। एग्जाम्पल आप लिख देना, जाइगोट, ZYGOTE। This single cell is the fertilized egg which multiplies repeatedly. The number of cells that thus increases as development take place. जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है, मैंने बता दिया फर्टिलाइज्ड एग जो होता है इसका मतलब है वो जाइगोट है, जिसके अंदर मेल और फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, फिर वो जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से जो चीज़ बनती है उससे आगे वो बेबी में ग्रो करता है। तो ये जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं सेल का शेप। ये सारा चीज़ें हमने क्या पढ़ी अभी, ये पढ़ा हमने सेल का नंबर, कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल होती है। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो, 2-3 ये लाइन लिख देना बॉर्न बेबी वाली, और एक लिख देना आप 1 बिलियन वाली, और उसके बाद ये फर्टिलाइज्ड एग का एग्जाम्पल लिख देना। अब नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊँगी आपको सेल का साइज़, कि सेल का साइज़ कैसा होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, सेक्युलरिज्म द सोल ऑफ इंडिया, यानी कि धर्मनिरपेक्षता जो भारत की क्या है, आत्मा है। अब उसके अंदर हम नेक्स्ट जो टॉपिक आज आपको पढ़ना है, द नीड फॉर सेक्युलरिज्म, हमको धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता क्यों है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Almost all countries of the world would normally have more than one religious group living in them, and since this group do not have the same population,
वन रिलीजियस फेथ वुड हैव मोर फॉलोवर्स देन अदर्स। देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वुड नॉर्मली हैव मोर देन वन रिलीजन। सभी देशों में देख लो आप, पर्टिकुलर अपने इंडिया की बात नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता है कि एक ही धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन, बौद्ध, ऑल ओवर जितने भी धर्म होते हैं सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो अब उसमें दे रखा है कि सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन उनकी सबकी पॉपुलेशन क्या होती है, सेम नहीं होती। ऐसा थोड़ी होता है कि जितने सिख के कम्युनिटी के लोग हैं उतने मुस्लिम कम्युनिटी के भी होंगे, उतने हिंदू कम्युनिटी के भी होंगे, ऐसा नहीं होता। तो सभी धर्मों के लोग क्या होते हैं, अलग अलग, यानी कि उनकी जनसंख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। वन रिलीजियस फेथ वुड हैव मोर फॉलोअर्स। देखो दे रखा है, किसी धर्म को मानने वाले बहुत ज़्यादा होंगे और किसी धर्म को मानने वाले क्या होंगे, कम होंगे। द रिलीजन हैविंग मोर फॉलोवर्स फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी। अब क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना इस बात को, जिस धर्म को मानने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, मेजोरिटी ग्रुप के अंदर। मेजोरिटी का मीन्स क्या होता है, बहुसंख्यक, यानी कि जिस धर्म के फॉलोवर्स सबसे ज़्यादा होंगे वो कौन सी कम्युनिटी के अंदर आएगा, मेजोरिटी कम्युनिटी के अंदर आएंगे, और जिस धर्म के फॉलोवर्स सबसे कम होंगे उसको हम माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो ये अगर आपको देखना है तो अगर आप नेट पर सर्च करते हो तो अकॉर्डिंग टू रिलीजन आपको अपने आता है उसमें, तो बताते हैं कि कितने % लोग किस धर्म को मानने वाले हैं, यानी कि जैन कितने हैं, सिख कितने, मुस्लिम कितने, ईसाई कितने, उससे अपने को पता चल जाता है कि कौन सा रिलीजन मेजोरिटी के अंदर आता है और कौन सा रिलीजन माइनॉरिटी के अंदर आता है। While others believe from the minority communities, the social order is more controlled and generally detected in autocratic, theocratic और non-secular state। देखो क्या दे रखा है, the social order is more controlled and generally detected and autocratic, जहाँ पर निरंकुश शासन चलता है, जहाँ पर theocratic और non-secular, एक तो होता है सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, और यहाँ पर कुछ कंट्रीज कुछ जगह पर क्या होता है, धर्म के लेकर भेदभाव किया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन सेक्युलर स्टेट, यानी कि जहाँ पर धार्मिक रूप से भेदभाव किया जाता है, जहाँ पर निरंकुश शासन किया जाता है, जिसको थियोक्रेटिक भी बोलते हैं, वो इसके अंदर आएंगे। लेकिन हम अब अपने इंडिया की बात करें या फिर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो वहाँ पर क्या पोजिशन है ये देखो। बट डेमोक्रेटिक स्टेट हैज़ डिफरेंट सोशल एनवायरनमेंट। देखो क्या देखा, लेकिन डेमोक्रेटिक स्टेट जो भी लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर ये जो एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा सभी धर्मों के प्रति, वह क्या होगा, सामाजिक रूप से बिल्कुल ही अलग होगा। क्योंकि हम लोगों ने जब हम अपने ही देश की बात करते हैं तो हमारे देश में भी सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है, यानी कि सभी धर्मों को समानता दी जाती है, सभी धर्मों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। हमारे देश का पर्टिकुलर कोई भी धर्म नहीं है। ऐसा कहाँ पर होता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है वहाँ पर होता है। अब भी पर्टिकुलर किसी एक पर्सन का शासन चल रहा होगा तो वो जिस धर्म से रिलेटेड होगा तो हमको उसके अंडर काम करना पड़ेगा कि उसके जो सिद्धांत है उसी को मानो, उसी को फॉलो करो, कि जो वो कह रहा है उसी को एक्सेप्ट करना। लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है, हमारे थ्रू भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्टिकुलर किसी एक कास्ट को बिलोंग करते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं। इसलिए हमारे देश में सभी धर्मों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। In a democracy, the government is elected by people and it's quite probable that the government and policy maker would be from the majority communities। दे रखा है, यानी कि जो majority communities होती हैं वो क्या करती है, प्रॉपर वर्क करती है। तो इसमें ये दे रखा है कि हमने जो इलेक्टेड पीपल्स भेजे थे, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है, हम इलेक्शन के थ्रू हमारे रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं और वो हमारे लिए क्या बनाते हैं, पॉलिसीज, यानी कि नई नई योजनाएं बनाते हैं। Thus, normally the majority religion group would have access to state power and could easily use this authority to discriminate against, persecute and oppress people of other religion affiliations। देखो क्या दे रखा है, नॉर्मली सामान्यतः क्या होता है, द मेजोरिटी रिलीजन, जिस धर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जिस धर्म को मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, वो दूसरे लोगों के ऊपर इट कुड ईजिली यूज़ दिस ऑथोरिटी, वो क्या करते हैं, अपनी ऑथोरिटी बताते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मेरे में ज़्यादा पावर है, ऐसा बता के डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, दूसरों लोगों के प्रति क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं, शोषण करते हैं, उनको दबाव, उनके ऊपर दबाव डालते हैं, उनके खिलाफ ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं। ये आप लोगों ने सुना होगा कई बार, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप
ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं उन लोगों से जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। और ये धर्म परिवर्तन कौन करवाते हैं? जो मेजॉरिटी ग्रुप के लोग होते हैं वो उनको क्या करवाते हैं? धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो यानी कि जो मेजॉरिटी ग्रुप का होता है और जो स्मॉल ग्रुप का होता है उसको क्या करते हैं? दबाने की कोशिश करते हैं। द मेजॉरिटी could marginalize or even at times eliminate the religion minorities or prevent them from practicing their faith freely. Any form of religious domination will alienate the rights of citizen. क्या दे रखा है हमारे देश में? any form of religion dominate will alienate the right of citizen, कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म में धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। ये हमारा क्या एक राइट है, क्योंकि जब हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो उसमें ये राइट आया था, राइट टू रिलीजन एंड कल्चरल, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, धर्म परिवर्तन कर सकते हो, किसी भी धर्म के उपदेश को सुन सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो ये हमको एक राइट्स दे रखा है, ये हमारा एक राइट है कि हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। This explained why secularism gains so much importance in democratic and pluralistic society. अब ये जरूरी क्यों है? क्या दे रखा है? डेमोक्रेटिक कंट्री और प्लूरलिस्टिक का मतलब होता है बहुलवादी जो समाज है, इस समाज में सेक्युलरिज्म की जो भावना है वो इतनी ज़रूरी क्यों है? अगर हमारे देश में सेक्युलरिज्म को नहीं अपनाया जाता, धर्मनिरपेक्षता की भावना को नहीं अपनाया जाता, तो हमारा देश धर्म के आधार पर और बढ़ जाता। क्यों जरूरी क्यों है? तो एक रीज़न आप ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग जो झगड़ते हैं, क्योंकि भगवान ने जब हमारा जन्म होता है तब हम स्वतंत्र होते हैं। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, क्रांतिवीर फिल्म आती है, उसमें जो मैन हीरो होता है वो क्या करता है? एक पर्सन की फिंगर को कट करता है, उसमें से ब्लड निकालता है और वो पूछता है कि ये हिंदू का खून है या मुस्लिम का खून है। तो उसमें आप पता है, क्योंकि हम सब लोग क्या हैं, जब भगवान के घर से जन्म लेते हैं तब स्वतंत्र होते हैं, नॉर्मल होते हैं। लेकिन ये जाति पाति में जो भेदभाव होता है वो कौन करता है? हम इंसान करते हैं। तो लेकिन हमारे देश में किस थिंकिंग को अपनाया गया है? सेक्युलरिज्म की, यानी कि धर्मनिरपेक्ष की जो भावना को अपनाया गया है, उसके आधार पर हम किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते, और साथ ही साथ हमें सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सभी धर्मों की सिद्धांत जो है उनको मानना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है सेक्युलरिज्म इन इंडिया, भारत में धर्मनिरपेक्षता की क्या इंपॉर्टेंस है, कब इसको इंक्लूड किया गया है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्या होता है भारत में सेक्युलरिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे पेड़ पौधे और जीव जंतु का संरक्षण किस प्रकार रखा जाता है। तो हमने अलग अलग जंतुओं और पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा था। अब देखिए रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा पुस्तक, प्रोफेसर अहमद बच्चों को रेड डाटा पुस्तक के विषय में समझाते हैं। वहाँ उनको बताते हैं कि रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटापन स्पीसीज, संकटापन का मतलब होता है ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, यानी कि उनकी संख्या धीरे 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 कम होती जा रही है, वह विलुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। तो इस प्रकार के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को इस श्रेणी के अंदर रखा जाता है। इस पुस्तक के अंदर सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आप समझ लीजिए संकटापन का मतलब होता है जिनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, और रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसके अंदर इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती है। पौधों की रेड डाटा पुस्तक अलग होती है और जंतुओं की अलग होती है, और दोनों के अंदर अलग अलग रिकॉर्ड उनका रखा जाता है। आप अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर पर www.will.government.in पर वेबसाइट पर जाइए और इनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए प्रवास। माधव जी के निर्देशन में भ्रमण पार्टी गहरे वन में प्रवेश करती है। वह तवा संरक्षित क्षेत्र में कुछ समय आराम करते और अंदर चले गए। थक गए होंगे, थोड़ी देर उन्होंने आराम कर लिया। पहली ने नदी के समीप कुछ पक्षी देखे। माधव जी बताते कि यह प्रवासी पक्षी है। ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर आते हैं। प्रवासी पक्षी,
यानी कि वो अंदर गए, थोड़ी देर आराम किया, नदी के किनारे देखा तो कुछ पक्षी वहाँ पर बैठे हुए थे। तो माधव जी ने बताया कि यह पक्षी प्रवासी का मतलब करीब अन्य देश से यहाँ पर आते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्र से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं। देखो, कहीं और देश से उड़कर यहाँ पर आना, इतनी लंबी दूरी तय करना यह पक्षी करते हैं। यानी कि वहाँ की जलवायु परिवर्तन, यहाँ की अगर वहाँ पर सर्दी अत्यधिक पड़ने लग जाती है तो वह पक्षी उड़कर यहाँ आते और यहाँ पर आकर अंडे देते, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूलित नहीं होते। यानी कि वह जिस जगह रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहाँ पर अत्यधिक सर्दी हो जाती है, जिसके कारण वह वहाँ नहीं रह पाते और वह उड़कर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अंडे देते हैं। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्र तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। देखो, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्र एक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ठीक है ना, आप भी अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लो। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते प्रवासी पक्षी कहलाते। अब देखिए, कागज का उपयोग आप अलग अलग कार्यों के अंदर करते हैं। और कभी कभी आप क्लास के अंदर क्या करते हैं, कागज का एरोप्लेन बनाकर उड़ाते हैं या इस प्रकार की कुछ न कुछ हरकत करते हैं, कागज वेस्ट करते हैं। तो कागज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है वह देखो। प्रोफेसर अहमद बच्चों को ध्यान वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हमें 17 पेड़ों को काटना पड़ता है, क्योंकि कागज हमें लकड़ी पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो 17 वृक्षों को काट कर हम 1 टन कागज प्राप्त करते हैं। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद यह भी बताते हैं कि उपयोग किए गए, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, हाँ, उपयोग किए गए कागज 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। यानी कि जो हम कागज यूज कर रहे हैं उसको 5-7 बार और रिसाइकल करके उसको कागज प्राप्त करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई छात्र दिन में मात्र 1 कागज की बचत करता है तो वह 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकता है। अगर हम दिन में 1 कागज को भी अगर बचा लेवें तो यूँ समझो आप बहुत सारे वृक्षों को बचा रहे हो। हम 1 वर्ष में अनेक वृक्ष बचा सकते हैं। हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरन कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले जल और ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी प्रकार के साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों को भी कमी आएगी। कुल मिलाकर हमें कागज की बचत करनी चाहिए। ठीक है ना, अगर हम अधिक कागज का उपयोग कर देंगे तो अधिक कागज का उपयोग अगर हम करते रहेंगे, है ना, तो हमें अधिक वृक्षों को काटना पड़ेगा। यह देखिए पुनर्वरोपण, यानी कि पुनर्वरोपण यानी कि हम पेड़ पौधों को पुनः उगाएं, वृक्षारोपण करें। कहने का मतलब हम जितने भी पेड़ पौधे काटें उनको हम वापस उगाएं। अब देखिए प्रोफेसर अहमद का सुझाव है कि वनोन्मूलन का उत्तर पुनर्रोपण है। पुनर्रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों को रोपण करना है। अगर हम कोई वृक्ष काटते हैं तो उसके बदले हमें दूसरा वृक्ष उगाना चाहिए। रोपण वाले वृक्ष सामान्य उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। अगर कहीं वन में भी अगर ये काट लिए जाते हैं तो उसी, जैसे मान लो आपने आम का पेड़ काटा तो आम का एक नया पौधा उगा लीजिए।
हमें कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने चाहिए जितने हम काटते हैं। प्राकृतिक रूप से भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलन क्षेत्र को अबाधित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनर्स्थापित हो जाता है। प्राकृतिक पुनर्रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। हम अपने वनों को अब तक बहुत अधिक नष्ट कर चुके हैं, यानी कि हम अभी तक बहुत सारे वृक्षों को काट चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो वृक्षारोपण ही एकमात्र विकल्प है। यानी कि आने वाले पीढ़ी के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने यूज़ कर लिया, तो हम अगर जितने भी वृक्ष काटते हैं तो वापस हमें नए वृक्ष उगाने चाहिए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि भारत वन अधिनियम, इस अधिनियम का उद्देश्य प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण करना, यानी कि ये अधिनियम है भारत वन अधिनियम। इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण, प्राकृतिक वन जो है उनकी सुरक्षा करना, साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन में और उनकी समीप रहने वाले लोगों को आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। यानी कि वन के पास में रहने वाले लोगों को उनकी आवश्यकता पूरी हो सके। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमें पेड़ पौधे और जीव जंतु का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए। तो हमने जो भी पढ़ा है, एक बार आप इनके मेन पॉइंट जो बताए हैं उनको याद कर लेना और इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। गुड मॉर्निंग क्लास। प्रश्नावली एक परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे थे। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखनी है। यानी -2 से बड़ी आपको क्या करनी है, 5 परिमेय संख्या। आपको पता होना चाहिए कि कोई इधर -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, ठीक है। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कि -2 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है। देखो अब मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये आपका संख्या रेखा आपकी, इसके अंदर 0 यहाँ पे, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर क्या है बढ़ते क्रम में। इधर अपन बढ़ते क्रम में चलते हैं और इधर क्या होता है घटते क्रम में चलते हैं। ध्यान से देखना, इधर मैं घटते क्रम में चल रहा हूँ। इधर क्या आएगा -1, -2, -3, ये छोटा है, -4, यानी -2 से -3 छोटे, -3 से -4 छोटे। उल्टा करो, -4 से -3 बढ़े, -3 से -2 बढ़े। इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है। तो बढ़ने वाला काम इधर है और घटने वाला काम इधर है। -2 से बड़ा कौन है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो गिनो आगे। तो अपन को कितनी चाहिए, 5 चाहिए। तो क्या लिखूंगा, -1, 0, 1, 2, 3, ये 5 संख्या होगी जो बढ़ते क्रम में। यानी -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या क्या होगी, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो गिनो। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर अपना 6। अब बात करते हैं अपन सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि 3/5 और 3/4 क्या लिखा हुआ देखना, 3/5 व 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब अपन को क्या करना है कि 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, अब मैं 10 परिमेय संख्या निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इसके हर दोनों परिमेय संख्याओं के हर को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। और हर को समान करने के लिए क्या करेंगे अपन, दोनों का लसागु लेंगे। देखो तो यहाँ पे लिखूंगा दोनों, या लिखूंगा मैं परिमेय संख्या के हरों का लसागु। लसागु कितना आ रहा है, देखो ध्यान से लसागु ले रहा हूँ 4 और 5, 4 और 5 का लसागु लेंगे कितना है,
4 और 5। सबसे पहले 2 का भाग दूंगा 4 में 2 बार, 5 मिल जाता है 5 का 5, फिर वापस 2 का भाग 2 में 1 बार, 5 मिल जाता है 5 का 5। ठीक है, अब इस 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 2 का भाग 5 मिल जाता है 5 का 5। क्लियर? अब ये तो 1 हो गया, अब ये 1 हो गया, अब छोड़ो 5, इस 5 के अंदर 5 का ही भाग जाएगा, ये 5 ये और ये 1। अपना आंसर क्या है? 2 × 5 गुणा करो, 2 × 2 4, 4 और 5 से क्या 20। अपना आंसर क्या है? 20। तो अपना जो लसा है 20, दोनों परिमेय संख्या के हरों को क्या करना है? 20 बनाना है। यानी पहली परिमेय संख्या जिसका हर 20 बनाना है, दूसरी परिमेय संख्या जिसका हर भी क्या करना है? 20 बनाना है। देखो मैं बना रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 3/5, यानी मेरे को इसका हर क्या करना है? 20 बनाना है, और 20 बनाने के लिए इसका साथ गुणा करना पड़ेगा। जो संख्या गुणा यहाँ कर रहा हूँ उसी संख्या का गुणा मुझे ऊपर करना है। ठीक है, अब मैं इस 5 का गुणा कौन सी संख्या के साथ करूँ? 20 आ जाए। अब आपको पता होना चाहिए 5 का गुणा 1 से किया 5, 5 का गुणा 2 से किया 10, 3 से किया 15, 4 से गुणा 4 से गुणा 20 आएगा। यहाँ अगर 4 से कर रहा हूँ तो ऊपर मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ 3 × 4 कितना आ गया? 12। क्लियर? उसी प्रकार यहाँ पे क्या है? 3/4 देख रहा हूँ, दूसरी परिमेय संख्या 3/4, इसके हर को भी क्या करना है? 20 बनाना है। इसका मतलब इसके हर को भी ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूंगा कि 20 आ जाए। यानी मैं इसके हर को मैं 5 से गुणा करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 5 से गुणा करूँगा। तो यहाँ कितना है? 3 × 5 15, और यहाँ 4 × 5 20, यानी 15/20। अब मुझे बताओ कि ये आपकी परिमेय संख्या जीवो। ठीक है, और ये आ गया मान लो 1/20, 2/20, इस तरह से आगे चलोगे तो 12/20। ठीक है, और फिर 13/20, फिर 14/20, फिर ये 15/20 कितना जाए। अब इन दोनों के बीच में 2 ही परिमेय संख्या आएगी, फिर 12/20 और 15/20 के बीच में क्या आ गया? 13/14 और 14/20, 13/20 और 14/20 2 ही परिमेय संख्या आ रही है। तो अपन को तो 10 परिमेय संख्या पूछी, तो अपन क्या करेंगे? यहाँ आगे मैं 2 से गुणा करूँ, यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ 2 से गुणा करता हूँ, क्या हो जाएगा? 2 × 12 24, और यहाँ पर 40, तो बाद में यहाँ 24/40 ध्यान से लिखना, और यहाँ 15 × 30/40, 40 हर बराबर है। अब ये देखो 24 और 30 छोड़ दो, 25 26 27 28 29, 5 ही परिमेय संख्या मिली, यानी 2 वाला अपने से नहीं होगा। मान लो मैं 3 वाला करूँ तो आपकी इच्छा, दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्या आनी चाहिए, इतना गैप होना चाहिए। अगर यहाँ मैं 3 करूँ, पाठ दिया 36, यहाँ कितने हो गए? 60, यहाँ 3 करूँगा 15 किया 45 और 60। अब देखो 36 और 45 को छोड़ दो, 37 38 39 40 41 42 43 44, कितने हो गए? 8 ही, यानी 3 वाला भी सेट नहीं होगा। देखो 4 वाला सेट करते हैं, मतलब 4 से हो जाएगा शायद, 4 से करते हैं तो ठीक है, देखना ध्यान से। मैं क्या करूँगा? 4 से क्या करूँगा? दोनों परिमेय संख्या को 4 से गुणा व भाग करने पर यहाँ पे लिखूंगा, देखो दोनों परिमेय संख्याओं में 4 से गुणा व भाग करने पर, ध्यान से लिखना, दोनों परिमेय संख्या में क्या कर रहा हूँ? 4 से गुणा व भाग कर रहा हूँ। पहले 12/20 है, 12/20 को क्या कर रहा हूँ? मैं 4 से गुणा भी कर रहा हूँ और 4 से ऊपर भी भाग, मतलब ऊपर गुणा कर रहा हूँ, नीचे भाग दे रहा हूँ, बराबर है। करो 12 × 48 और नीचे क्या आ गया? 80। ठीक है, दूसरी परिमेय संख्या क्या है? 15/20, इसके अंदर में 4 से गुणा 4 से भाग, तो क्या आ गया? 15 × 4 60/80। अब देखो 80 80 दोनों बराबर है, नीचे हर और ऊपर 48 और 60 दोनों के बीच में है लगभग 11 संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, ले लेते हैं। अपन मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ध्यान से लिखना, क्या लिखूंगा मैं? 3/5 और 3/4 के मध्य, 3/5 व 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्या। ठीक है, 10 परिमेय संख्या कितनी तरह ध्यान से लिखना। अब यहाँ 48 आ गया, 48/80 तो गिनेंगे नहीं, 48 के बाद क्या आता है? 49 क्या आता है? 49 देखो 49/80, फिर 50/80 2 हुई, फिर 51/80 3, 52/80 4, 53/80 5, 54/80 6, 55/80 7, 56/80 8, 57/80 9, 58/80
10 बहुत हो गई 10, अपन को 10 ही चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। फिर 59/80 और एक आएगा 60/80। अपन ने मैंने आपको पहले बताया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या होती है, बहुत सारी परिमेय संख्या होती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, अनंत भी बोल सकते हैं और अपरिमित भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अपनी प्रश्नावली 1.2 यही खत्म होती है। और इसके जो भी एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना, इसके जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8 देखिए, इसके अंदर भी एक परिमेय संख्या निकालनी है। 9 देखिए, 9 के अंदर 3 परिमेय संख्या निकालनी, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। इसके अंदर 8 का और 9 का भी आपको उदाहरण के रूप में हल करना है। ठीक है, इसके जो भी आपके उदाहरण दे रखे 6 7 8 9, ये आपको सेल्फ अपनी कॉपी में उतारने, पहले अपने को 1.1 और 1.2 कंप्लीट करना है, फिर उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण में आपको बता देता हूँ, उदाहरण में आपको कौन कौन से उदाहरण करने जो आपकी कॉपी में। उदाहरण जिसके अंदर उदाहरण नंबर पहला आपको करना है, ठीक है, उदाहरण नंबर 2 भी आपको करना है, उदाहरण नंबर 3 भी आपको करना है, ठीक है, उदाहरण 3 भी करना है, उदाहरण 4 भी करना है, 5 भी करना है। यानी इसके जितने भी उदाहरण हैं 5 6 7 8 9 तक के लास्ट 9 उदाहरण आपको करने हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपके एक क्रम नियमित नियम, योज्य प्रतिलोम, जो भी मैंने इसके नोट्स बनाए वो आपको उतारने। इसी कड़ी में मैं आपको एक बार वापस कुछ ट्रिक के बारे में बता देता हूँ, वापस तो नॉर्मल ज्ञान दे देता हूँ। देख लीजिए, 2 मिनट लगेंगे मेरे को खाली। सपोज कोई संख्या आ गई 0/4, ठीक है, सुनना ध्यान से। मान लो मैंने लिया 4/3, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, देखना इसका गुणात्मक प्रतिलोम बता रहा हूँ मैं। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसका योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है, ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम, ये हो गया योज्य प्रतिलोम, ठीक है। दूसरा होता है गुणात्मक तत्समक, ठीक है, तत्समक, और चौथा होता है योज्य तत्समक, ठीक है। ध्यान से देखना, वापस बता रहा हूँ कि 4/3 का गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी व्युत्क्रम। जैसे ही संख्या का मैं उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा या गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो जैसे 4/3 में क्या लूंगा 3/4, ठीक है। उसी प्रकार 4/3 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी और माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएगी, उल्टा सीधा नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसमें खाली आपको ध्यान रखना है कि जो प्लस की संख्या दे रखी है वो माइनस में आ जाएगी और जो माइनस वाली है वो प्लस में आ जाएगी। यानी 4/3 प्लस की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 माइनस 4/3, ठीक है, माइनस में होगी। उसी प्रकार गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक में क्या होता है कि किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, वह एक गुणात्मक तत्समक कहलाता है। यानी यहाँ 4/3 है, उसको अगर मैं 1 से गुणा करूँ तो मुझे 4/3 मिल रहा है, तो जो 1 होता है वो आपका क्या कहलाएगा, गुणात्मक तत्समक। उसी प्रकार योज्य तत्समक, कि किसी भी परिमेय संख्या को या किसी भी परिमेय संख्या में 0 जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, 0 जोड़ने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, तो 0 आपका क्या कहलाएगा, योज्य तत्समक, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक और योज्य तत्समक, चारों नाम सुनने में सेम लगेंगे, तो चारों का काम अलग अलग है, ठीक है। उसी प्रकार आपको पता होना चाहिए कि गुणात्मक प्रतिलोम, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम वास्तव में होता तो नहीं है, परंतु अपन अनंत लिखते हैं, शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम अनंत। अब समझ में आपको अगर अनंत लिखेगा, अनंत लगाना है, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा या कोई नहीं इनमें से, तो इनमें से कोई नहीं लगाना है, ठीक है। अगर अनंत लिखा हुआ दे रखा है तो आपको अनंत पे टिक करना है, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्नावली 1.1 और 1.2 अपनी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट प्रश्नावली में 2 रैखिक एक चर वाले रैखिक समीकरण शुरू करेंगे, और आपको जो भी आज होमवर्क दिया जा रहा है प्रश्नावली 1.1 और 1.2 पूरी कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क भेजें, और मैं चेक करूंगा कि आपने उसमें क्या क्या किया है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि अपन जूम में पढ़ रहे थे इतिहास के बारे में, अब वो चैप्टर अपना फर्स्ट पूरा हो गया, क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं और आप कर लोगे अपनी नोटबुक में। वैसे तो आप बड़ी क्लास में आ गए हो तो आपको अपने को करवाने की आवश्यकता नहीं, तो आप कर सकते हो। अब अपन आज न्यू बुक शुरू करेंगे अपनी, ज्योग्राफी वाली है, सेकेंड पार्ट है अपना संसाधन एवं विकास,
विकास, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अपना पहला चैप्टर है इसके अंदर संसाधन। देखिए अपन जब भी किसी लेसन को पढ़ाते हैं तो उससे पहले आपको मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि आपको उसको घर पे एक बार रीडिंग करनी है, ठीक है। तो कम से कम तीनों पार्ट की तीनों बुक्स है, अपनी इतिहास है, भूगोल वाली है और अपनी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल साइंस वाली है ना। उनके फर्स्ट चैप्टर की कम से कम एक बार आप रीडिंग मान लेना, ताकि अपन जब भी पढ़े तो अपने को समझ में आ जाता है, ठीक है ना। अब इसमें आया है सबसे पहले आपके संसाधन। अब संसाधन क्या होते हैं? अब देखो जितनी भी प्रकार की चीजें हैं, वस्तुएं हैं जिसका कि हम उपयोग करते हैं, है ना, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमको आवश्यकता पूरी करते हैं हमारी, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। अब देखिए जैसे कि अपने यहाँ पे भौगोलिक वातावरण के अंदर देखते हैं अपन, देखो पहाड़ भी है, नदियाँ भी है, समुद्र भी है, नाले भी है ना, बहते हुए सब है। और ये सब क्या है? हमारे संसाधन है, जिसको कि हम उपयोग में करते हैं। अब संसाधन भी क्या है? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक, जो कि प्रकृति से बने हुए हैं, पहाड़ है, पठार है, मैदान है ना, नदियाँ है, मिट्टी है, ये क्या है? सारी प्राकृतिक है। पेड़ है, पौधे हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। उसी प्रकार से दूसरा आता है मानव निर्मित, जिसको कि निर्माण मानव करता है, मनुष्य के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। जैसे कि इमारतें हैं, अपने आवश्यकता की जितनी भी चीजें हैं, हमारे घर पे बर्तन से लगा करके, हमारे खाने पीने की चीजें से लगा करके जितनी भी चीजें हैं जिसको कि मानव निर्माण करता है, वो कहलाते हैं मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। देखिए अपन देखते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं कि जैसे अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं भूमि संसाधन, जिसको भूमि संसाधन, यानी कि भूमि हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी। देखो पहाड़ है तो पहाड़ भी हमारे क्या है? उपयोगी है। पेड़ पौधे हैं, ये क्या है? हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा क्या है? हम जीवित भी नहीं रह पाते। पानी है तो पानी क्या है? नदियाँ है, तालाब है, ये सारी चीजें क्या है? हमारे लिए उपयोगी, हमारे लिए संसाधन है। अगर ये नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? हम जीवित रहना हमारा संभव नहीं है। इसी प्रकार से देखा जाए तो जैसे कि अपने दुनिया का यानी कि पूरे विश्व का लगभग 11% भाग ऐसा है जहाँ पर कि क्या कृषि होती है, खेती होती है। अब वो इतना भूमि जो क्या है? हमारा संसाधन है, तो भाई उसी के द्वारा वही तो अपने खाने पीने की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति को पूरा कर रही है। जितने भी हम अन्न खा रहे हैं, हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, सब उसी की देन है। वो क्या हमारे लिए संसाधन है। उसी प्रकार से जितनी भी चीजें उस कृषि के लिए काम आती है, जैसे हल है, बैल है, जैसे और भी बहुत सारे औजार आते हैं इसके लिए, ये सारी चीजें क्या? मिट्टी है, ये सब हमारे लिए संसाधन है, हमारे उपयोग आते हैं, हमारे उपयोग आवश्यकताएं की जो पूर्ति है उसको पूरा करते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए जैसे नदियाँ हैं, नदियाँ क्या है? उसका पानी हम पीते हैं, पानी को हम काम में लेते हैं ना, तो वो सारा पानी क्या है? हमारे लिए एक संसाधन है, ये कहलाता है संसाधन। संसाधन का मतलब है कि वे चीजें या वे वस्तुएं जो कि मनुष्य के लिए उपयोगी है या फिर उनके उपयोग होने की संभावना हो, वो कहलाता है संसाधन कहलाता है। या तो वो उपयोग में आ रही है, व्यक्ति उसको उपयोग में ले रहा है, या फिर उसकी संभावना है कि वो आगे से उसको अपने उपयोग में लेगा, ये चीजें कहलाती है संसाधन कहलाता है। जल संसाधन भी होता है, इसी प्रकार से भूमि संसाधन भी होता है, ऊर्जा संसाधन भी होता है। ये सारे अलग अलग प्रकार आएंगे जो कि अपन आगे वाले में पढ़ेंगे। आज जैसे आगे जाएंगे उसमें अपन पढ़ते जाएंगे। अब देखिए इसके अंदर तो आपको अपनी बुक के अंदर चलते हैं अपन, ये क्या है? कहानी के हिसाब से दिया हुआ है, घर की ही कहानी है। जैसे कि दो आपस में बातें कर रहे हैं कि भाई ये मदद जो अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे हैं, इन सभी चीजों को देख के इसमें देखो कपड़े भी आते हैं, बर्तन भी आते हैं, अनाज भी आता है, कंघा भी आता है, शहद की बोतल आती है, किताबें आती है। इसमें से प्रत्येक चीजें जो क्या है हमारे लिए उपयोगी है। अब वो क्या है? हमारा संसाधन है, हमारे जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति को पूरा करे। जैसे कपड़े हैं, हम पहन रहे हैं उनको, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। बर्तन है, बर्तन में हम खाना खाते हैं, बर्तन में हम पानी भरते हैं, खाना पकाते हैं, ये क्या है? हमारी आवश्यकता को पूरी कर रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे? हाथ में से बनाने से रहे या ऐसे ही पकाने से तो रहे, है ना। तो ये सब चीजें क्या हमारा संसाधन कहलाती है। अनाज है जिसको हम खा रहे हैं, दालें हैं उनको हम खा रहे हैं, फ्रूट्स है हम उनको खा रहे हैं, सब्जियां हैं हम उनको खा रहे हैं, हमारे उपयोग में आ रही है, जो कि हमको कहाँ से मिल रही है? प्राकृतिक संसाधन से मिल रही है, प्रकृति के माध्यम से हमको मिल रही है। ये सारी चीजें संसाधन कहलाती है। कंघा है,
शहद की बोतल है। अब ये सारी चीज़ें क्या घरेलू चीज़ें जो कि हमारे घर सभी के घरों में मिलती है, नियमित रूप से ये चीज़ें मिलती है। ये हमारे डेली उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं जो कि डेली वाले संसाधन कहलाते हैं। देखिए आगे इसलिए ये महत्वपूर्ण है, उसकी अम्मा ने कहा ये संसाधन है, इसको हम उपयोग करते हैं। संसाधन क्या है, देखो इसकी परिभाषा है, इसको अंडरलाइन कर लेना। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वो चीजें कहलाती है, संसाधन कहलाती है। या फिर दूसरी भाषा में अपन कह सकते हैं कि वे वस्तु है जो कि मनुष्य उपयोगी, मानव के लिए उपयोगी है या फिर उनके उपयोग होने की संभावना हो आने वाले समय के अंदर, वो चीजें कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब देखिए अपन आगे चलते हैं, चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि अपने आसपास की जो सारी जो चीजें हैं वो क्या है, हमारे काम आती है। जैसे कि अपन एक पेड़ का उदाहरण ले लेते हैं, हमारे घर के सामने एक पेड़ लगा हुआ है ना, अब पेड़ क्या करेंगे, उस पेड़ की छाया में अपन बैठेंगे, वो क्या है, हमको छाया देगी, हमारे काम आ रही है, हमारी आवश्यकता है, हमको शीतलता प्रदान कर रही है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, वो हमारे लिए क्या संसाधन है। उसी पेड़ से अगर हम फल उतार करके हम खा रहे हैं, है ना, वो क्या, वो भी हमारे लिए संसाधन है हमारा, हमको उससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। जैसे कि हमारे नल आ रहे हैं, पानी में से उसमें तो पानी भर के अपन पी रहे हैं, वो क्या हमारा संसाधन है। उसी प्रकार से आगे देखिए, देखो संसाधन को किस प्रकार से पहचाना जाता है। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, देखिए अपन को प्यास लगी है, अपन ने मटके के अंदर से पानी लिया, पानी किस में लिया, ग्लास में लिया, और ग्लास में क्या है, पानी है। या भी तीन संसाधन हो गए। जैसे कि मटका है, उसमें अपन ने क्या करा, उस संसाधन को संरक्षित रखा, उसको सुरक्षित रखा हुआ है उसके अंदर, इसको कि हम पी रहे। आप पी किससे रहे, अपन लोटे से पी रहे, तो वो लोटा भी क्या है, हमारे लिए एक संसाधन है। अगर वो नहीं होगा तो क्या हाथ से थोड़ी पिएंगे, वो अपना संसाधन है, ये संसाधन कहलाता है। उसी प्रकार से देखिए अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, जैसे कि अपने उदाहरण के लिए लेते हैं, अपना मिनिमम समझ में आ जाएगा कि अपने घर में अपन बोर हो रहे हैं, कोई भी नहीं, अपन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अब वो टीवी हमारे लिए संसाधन है। अब उस टीवी को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बिजली की आवश्यकता होती है। तो बिजली क्या है, हमारे लिए एक प्रकार से संसाधन है, वो आ रहा है, बिजली का संसाधन आ रहा है, तो टीवी चल रहा है, टीवी चल रहा है, तो हम हमारी आवश्यकता, हम बोर हो रहे हैं, हम मनोरंजन का काम कर सकते हैं, वो हमारे लिए संसाधन का काम करती है। उसी प्रकार से स्कूल के घर से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, रिक्शा है, कार है, जितनी भी ये व्हीकल है, ये सब क्या है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, हमारे को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की हमारी मदद करते हैं। और वापस इसके अंदर अपन क्या डाल रहे हैं, किससे चल रहा है, पानी से तो चलता नहीं है, पानी भी होगा तो संसाधन है। वो पेट्रोल डाल रहे हैं, मिट्टी का तेल लगा रहे हैं, तो वो क्या है, वो सब क्या संसाधन है एक प्रकार से। इसी प्रकार से पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, वो भी हमारे लिए एक प्रकार से संसाधन है कि उससे अध्ययन करके हम आगे बढ़ते हैं, और ये सभी संसाधन कहलाते हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार करवाया है, अब नाश्ते के अंदर अपन ने जैसे कि पराठा भी खाया है, अपन ने सब्जी खाई है, वो क्या है, हमको संसाधन के रूप में मिल रहा है, हमको प्रकृति से मिला है, हमको अनाज भी वहीं से मिला है, सब्जियां भी हमको वहीं से मिली है। तो ये सारी चीजें क्या है, संसाधन कहलाती है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा है, क्या है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वो क्या है, हमारे लिए उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोजकता उसे संसाधन बना देती है। अपन ज्यादा उस व्यक्ति उस चीज का अपन उपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए प्रयोजकता बन जाती है, यानी कि हम उसका उपयोग आने वाले समय में करते ही रहेंगे। ऐसी जो चीजें होती है जिसके हम डेली उपयोग में करना पड़ता है, और ऐसी बहुत सी चीजें होती है यानी कि जिसको कि हम कभी कभार ही उसका उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको एक प्रश्न करना है, संसाधन किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको लिखना है। उदाहरण द्वारा बताइए। ये दूसरा प्रश्न है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। नाम लिखो।
देखिए संसाधन कौन कौन से होते हैं अपने को नाम लिखना है। एक तो क्या है हमको प्रकृति से मिलता है और दूसरा क्या है जिनका निर्माण मानव करता है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और जो मैंने अंडरलाइन करने के लिए कहा है उसको भी लिखना है। और एक प्रकार के संसाधनों की सूची बनाना, यानी कि कौन कौन से संसाधन है। जैसे कि जल संसाधन है अपने, तो जल संसाधन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि तालाब है, झीलें हैं, नदियां हैं, समुद्र है, ये सारे क्या है हमारे संसाधन है, उनसे अपन स्रोत है। तो ये सारी बहुत सारी चीजों की सूची भी तुमको अपनी नोटबुक के अंदर बनानी है। और नेक्स्ट इसका जो है मूल्यवान या मूल्य, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।